सेक्शन में यूज करते हैं UTF-8. To display an HTML page correctly, a web browser must know which character set to use. The HTML character set attribute is specified in the meta tag. तो आपको इसको इस तरह से हेड सेक्शन में डिफाइन करना है आफ्टर योर टाइटल. The HTML5 specification encourages web developers to use the UTF-8 character set. UTF-8 covers almost all the characters and symbols in the world. So आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे कि डिफरेंट आपको ग्राफ्स अलग अलग कलर्स में हाईलाइट हो रहे हैं. तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि UTF-8 की पॉपुलैरिटी 2000 के बाद में अगर आप देखोगे तो इसलिए जे कर्व को फॉलो किया फ्रॉम 2005. ठीक है, यानी कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है UTF-8. बाकी सभी कभी पहले पीक पर हुआ करते लेकिन सभी का धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ. रीज़न बिकॉज कि इनके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी. तो अभी हम लोग इन सभी के बारे में वन बाय वन बात करेंगे. तो सबसे पहले हमारा आता है दी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ASCII, यानी कि रेड वन. ASCII is a character set that contains 128 character including letters, number and symbol. So इंग्लिश में जितने भी लेटर होते हैं हमारे A to Z वो सभी को सपोर्ट करता है, प्लस 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर लाइक जो हम लोग एक्सक्लेमेशन, डॉलर, प्लस, माइनस, ब्रैकेट, एट द रेट, लेस देन, ग्रेटर देन एंड पीरियड का सिंबल देते हैं. देन इसके बाद इंट्रोड्यूस ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कैरेक्टर सेट. इसमें इसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थी, जैसे कि आइडेंटिकल टू ASCII में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते थे वो सभी को अलाउ कर रहा है, प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स फ्रॉम 128 to 159, प्लस आइडेंटिकल टू UTF-8 160 to 255. यानी कि इसके कंपैरेटिवली ये वाला काफ़ी पावरफुल था. नेक्स्ट है ISO 8859. इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. सो ये इसमें इन दोनों के कंपैरेटिवली और ज़्यादा आपको कंट्रोल मिलेगा. ठीक है, और लास्ट में फिर हमारा क्या इंट्रोड्यूस हुआ UTF-8. तो जहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो लिमिटेशन हमारा 255 तक था. यहाँ पर आपको 256 से लेके 10,000 कैरेक्टर्स तक मिल रहे हैं इसमें. तो आप यहाँ देख पाएंगे क्लियरली डिफरेंस कि इसमें मैक्सिमम 255 और यहाँ पर 256 से लेके अप टू 10,000, यानी कि ओल्डर जो थे तीनों के अंदर वो तो सब आपको मिल ही रहे, प्लस आप यहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स देख पाएंगे. तो हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशल नंबर होता है. तो जैसे कि 32 जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है, सभी में स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है. 33 एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ होता है. 34 इन्वर्टेड कोड के लिए यूज़ होता है, कोटेशन मार्क्स हम लोग बनाते हैं. 35 नंबर होता है हैश के लिए. 36 होता है डॉलर के लिए. इसी तरह से हर एक सिंबल का अपना एक कोड होता है. तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप कीबोर्ड से ABC कोई भी नंबर प्रेस करते हैं तो उसके पीछे एक नंबर ट्रिगर होता है जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको अल्फ़ाबेट जनरेट करके देता है. ठीक है, तो हर एक डिजिट में आपको अपना नंबर मिलेगा इस तरह से, जैसे कि ABC 65 66 67. तो ये आपको लैटिन लैंग्वेज में ABCD इस तरह से बना कर देंगे. तो ये तो वो सब ऑप्शन है जो हमारे कीबोर्ड में क्लियरली अवेलेबल है सारे के सारे. ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर आपको यूनिक अगर बनाना है, ठीक है, तो 127 तक आपको सब कहाँ मिल रहा है कीबोर्ड के अंदर. इसके बाद वाले सिंबल आप कैरेक्टर मैप की हेल्प से बनाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कैरेक्टर मैप. यहाँ पर जो भी आप सिंबल्स देखेंगे वो आप यहाँ से बना पाएंगे नंबर्स की हेल्प से. ठीक है, तो जैसे कॉपीराइट का सिंबल होता है तो कीबोर्ड में कॉपीराइट नहीं होता है, तो कॉपीराइट के लिए क्या चलता है 169. अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, ठीक है, नंबर एंटिटी, और अगर आप टेक्स्ट एंटिटी में अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा $कॉपी. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो हर एक का आपको कैरेक्टर कोड यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें आपके अप टू 255 हमने सब डिफाइन किया हुआ है. इसके बाद जितने भी आते हैं वो सब आपके कैरेक्टर मैप वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे, प्लस इमोजीज आपके बहुत सारे अवेलेबल हैं. हर एक इमोजीज के अपने कोड होते हैं. ठीक है,
तो अभी पॉपुलर कौन सा चल रहा है, UTF-8, और जब तक इसको बीट करने वाला कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसमें 10,000 कैरेक्टर्स तक का सपोर्ट अवेलेबल है, तब तक UTF-8 ही चलेगा। इसके बाद आपको आता है URL एनकोडिंग। HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। A URL is another word for a web address. A URL can be composed of word, example arenaanimationindia.com, और an इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IP। ठीक है, और इसमें आपका एड्रेस कुछ इस तरह से रहता है 192.168.1.1। हर एक अपना इंटरनेट प्रोवाइडर का अपना अलग अलग अपना IP एड्रेस होता है। Most people enter the name when surfing because names are easier to remember than numbers. तो जैसे आप गूगल चलाते हो तो गूगल का भी अपना खुद का एक IP एड्रेस है, हर एक वेबसाइट का अपना IP एड्रेस होता है, बट IP एड्रेस को याद रखना आसान नहीं होता है, नेम को याद रखना आसान होता है, इसलिए लोग नेम को प्रेफर करते हैं ना कि नंबर्स को। तो जब आप डोमेन खरीदोगे तो आपको अपने सी पैनल में अपना वेबसाइट का एक IP एड्रेस मिल जाता है डेडिकेटेड। URL, web browsers request pages from web server by using a URL. A uniform resource locator is used to address a document on the web. A web address like, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया HTTPS, जिसमें हमारा प्रोटोकॉल है। S स्टैंड फॉर सिक्योर, www.worldwideweb, ये अपना डोमेन नेम हुआ, और इसके आगे जो आप बात यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज अ URL। सो फॉलोज दिस सिंटैक्स। तो इसका स्कीमा कुछ इस तरह से होता है, प्रीफिक्स www या जो भी आपका होगा, उसके बाद आपका डोमेन का नेम, उसके बाद होता है आपका पोर्ट, उसके बाद होता है पाथ, उसके बाद क्या होता है फाइल का नेम। तो इस तरह से काम करती है चीज़ें। तो स्कीमा क्या होता है कि डिफाइंस द टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस मोस्ट कॉमन इन HTTP और HTTPS। ठीक है, तो S आपको आज के डेट में मोस्टली सभी वेबसाइट में देखने के लिए मिलेगा, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी लॉक। तो जिस वेबसाइट पर S नहीं होगा वहाँ पर लिखा आता है नॉट सिक्योर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर arenapb.hyperphp.com अगर हम लोग चला रहे हैं तो क्या लिखा रहे हैं यहाँ पर नॉट सिक्योर, क्योंकि इसमें S नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए हमने बनाया हुआ है। बट अगर ये सही वाला होगा तो प्रॉपर आपको इस तरह से दिखाई देगा, और आपको सिक्योरिटी लॉक यहाँ पर दिखाई देगा, कनेक्शन इज सिक्योर। बट अगर लोग प्रीवियस डोमेन पर आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट सिक्योर है ना, ठीक लिखा है नॉट सिक्योर। तो S हमें बाय करना होता है। नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स, जिसमें आपका डोमेन होता है www। डोमेन आपका कोई भी नेम हो सकता है, लाइक arenaanimationindia.com। पोर्ट, किस पोर्ट के ऊपर हम लोग चला रहे हैं, जनरली जितनी वेबसाइट रन करती है वो HTTP पोर्ट नंबर 80 पर काम करती है। पाथ आपका होता है डायरेक्टरी, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कोर्सेज एक फोल्डर है, उसके अंदर गेमिंग इमर्सिव डिज़ाइन अगेन एक फोल्डर है, उसके अंदर जाके ये हमारी फाइल है। इसी तरह से होता है लास्ट में फाइल नेम, जो लास्ट होगा बिल्कुल वो होता है आपका फाइल का नेम। कॉमन URL स्कीमास जैसे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ HTTP कॉमन वेब पेजेस नॉट एनक्रिप्टेड। HTTPS इसको बोलते हैं सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि आपका वेब URL वेब पेज सिक्योर रहेगा और इनक्रिप्टेड होगा इसके अंदर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल्स। जब भी हम लोग कोई साइट फाइल वेब पर अपलोड करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो FTP के थ्रू होता है। और लास्ट होता है फाइल। फाइल आपको कब मिलेगा, और फाइल ऑन योर कंप्यूटर, जैसे आप यहाँ देखें क्या लिखा रहा है फाइल, URL में ध्यान से देखें तो आपकी अपनी खुद की लोकल फाइल को दिखाता है फाइल के थ्रू। नेक्स्ट आता है URL एनकोडिंग। URLs कैन ओनली बी सेंट ओवर द इंटरनेट यूजिंग द ASCII कैरेक्टर सेट। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर। ठीक है, if a URL contains characters outside the ASCII set, the URL has to be converted. URL encoding converts non-ASCII character into a format that can be transmitted over the internet. URL encoding replaces non-ASCII characters with a percentage followed by the hexadecimal digits। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि अगर हम लोग फाइल के नेम में स्पेस लगाते हैं तो क्या लिखा आता है %20। URL cannot contain spaces. URL encoding normally replaces a space with a plus sign और %20। अगर आपकी फाइल होगी तो %20 लिखाएगा, देखो ऊपर URL में,
और अगर आपकी गूगल सर्च होगी तो वहाँ पर क्या लिखाएगा, प्लस का सिंबल। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ लिखिए अरीना एनिमेशन। अब ये मेरी क्वेरी गूगल में गई है तो आप ऊपर क्या देखेंगे, अरीना प्लस दिखाई दे रहा है ऊपर। तो जब सर्च होता है किसी सर्च इंजन में तो स्पेस रिप्लेस होता है प्लस के साथ। और अगर आपकी कोई फाइल होगी जो आपने खुद बनाई है तो वो यूआरएल में रिप्लेस हो जाएगी %20 के साथ। ठीक है। तो सर्च एग्जांपल जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक सर्च एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन प्रीत विहार और मैं इसको यहाँ से सर्च कमिट करता हूँ। तो ऊपर आप देखेंगे अरीना प्लस एनिमेशन प्लस प्रीत प्लस। ठीक है, सर्च हो रहा है बट आप देख सकते हैं प्लस आ रहा है यहाँ पर लिखा। ठीक है। बैक करेंगे यहाँ से। So if you click submit, the browser will URL encode the input before it is sent to the server. A page at the server will display the received input. Try some other input and click submit again. जैसे आप कुछ भी नेम डालिए स्पेस के साथ तो उसमें प्लस आपको देखने के लिए मिलेगा। So American Standard Code for Information Interchange Encoding Examples. Your browser will encode input according to the character set unsent if in your page, जैसे कि HTML5 में हम लोग क्या यूज करते हैं, UTF-8। तो मान लीजिए अगर आपने यूरो का सिंबल यूज किया है तो उसका क्या बनेगा, %80। इसी तरह से पाउंड का अगर सिंबल होगा तो %A3, कॉपीराइट होगा तो A9, रजिस्टर्ड होगा तो AE। इसी तरह से अगर आपने इस लैटिन में डिफाइन किया हुआ है तो C0, C1, C2, C3, C4 इस तरह से आपके बनेंगे। UTF में इसका कन्वर्जन किस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है। तो यूआरएल में अगर आपको इस तरह के सिंबल्स वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपने कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रखा है जिसको ब्राउजर का एड्रेस क्या कर रहा है, एनकोड कर रहा है डिफरेंट चीज में। तो जनरली आपको रेयर मिलेगा देखने के, क्योंकि आपको ऐसी फाइल्स नहीं बनानी होती हैं। बट ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्पेस है तो %20 और अगर गूगल सर्च है या किसी सर्च इंजन के अंदर हम लोग सर्च कमिट करें तो प्लस के साथ आपका स्पेस रिप्लेस होगा। बात करेंगे HTML और XHTML दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो XHTML अब आपको यूज करने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसका लास्ट यूज हुआ था 2014 तक, उसके बाद से बंद हो गया। क्योंकि 2014 में जो हमारा W3CS ने अनाउंस किया HTML5 ही अब समय यूज करना है। सो XHTML is a stricter, more XML based version of HTML. What is XHTML? XHTML stand for Extensible Hypertext Markup Language. अब इसमें क्या होता था कि जितने भी टैग होते हैं जैसे BR, HR, इमेज, ये सब टैग क्लोज होते थे, यानी कि सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपने कहीं पर कोई BR टैग लिखा है तो HTML5 में तो आप सिंपल इस तरह से डिफाइन करते हैं, XHTML में ऐसे क्लोज करना होता था इसको। ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई इमेज टैग यूज किया IMG SRC इक्वल टू, तो जब आप इसको क्लोज करेंगे आफ्टर योर ALT तो ये इस तरह से बंद होता है। तो XHTML में रिस्ट्रिक्ट किया गया था हर एक चीज़ को कि आपने ऐसे ही लिखना है। अगर किसी टैग के अंदर कोई पेयरिंग नहीं मिल रही है, सेल्फ क्लोज करना है तो इस तरह से जाएगी चीज़। XHTML is a stricter, more XML-based version of HTML. XHTML is defined as an XML application. XML की full form होती है Extensible Markup Language. XHTML is supported by all major web browsers. जितने भी आपके ब्राउजर्स हैं सभी सपोर्ट करते हैं। Why XHTML? XML is a markup language where all documents must be marked up correctly, be well formed. यानी कि जैसे आप HTML में किसी भी टैग के अंदर कुछ भी लगा लेते हो, XHTML में ऐसा नहीं होता। XHTML was developed to make HTML more extensible and flexible to work with other data formats such as XML. In addition, browsers ignores errors in HTML pages and try to display the website even if it has some error in the markup. So XHTML comes with a much stricter error handling. So the most important differences from HTML, तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं डॉक टाइप। So the XML attribute in HTML is mandatory. HTML head, title and body are mandatory. आप स्किप नहीं कर सकते थे कि जैसे अभी हम लोग 5 में क्या करते हैं, हेड ना लिखे तो भी चल जाता है ना काम। XHTML में ऐसा नहीं होता है। Elements must always be properly nested. Elements
मस्ट ऑलवेज बी क्लोज, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया इस एग्जांपल के थ्रू, इस तरह से। एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस, यानी कि आप अपर केस में कोई भी टैग शुरू नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट अगर हम लोग कोई डिफाइन करें तो वो भी आपको लोअर केस में लिखना है। एट्रीब्यूट की वैल्यू वो ऑलवेज इन्वर्टेड कोट होगी। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन, यानी कि आप कोई वैल्यू अगर डायरेक्ट लिख देते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग अभी आगे हमारा फॉर्म आएगा, अगर हम लोग वहाँ पर कोई फॉर्म बना रहे हैं, हमने लिख दिया उसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, तो रिक्वायर्ड HTML5 में चल जाता है, लेकिन HTML जो सॉरी XHTML जो होता था उसमें लिखना पड़ता था रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, तो यानी कि इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। XHTML डॉक टाइप इज मैंडेटरी, यानी कि पहले का जो डॉक टाइप हुआ करता था वो इतना लेंदी होता था, देख रहे हैं आप XHTMल जब चलता था 2014 में, तो आपको इस तरह से लिखना होता था डॉक टाइप HTML पब्लिक W3C DTD डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन XHTML 1.1 इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको W3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होता था। फिर आप यहाँ पर XML पास कर, जैसे आज के हम लोग लिखते हैं ना HTML लैंग्वेज एट्रीब्यूट, तो लैंग्वेज से यहाँ आ गई अपने ऊपर। तो ये इस तरह से पहले डिफाइन होता था, देख रहे हो कितना लेंदी प्रोसेस है। प्लस जो हम लोग आज UTF-8 लिख रहे हैं, उस UTF-8 को लिखने का भी प्रोसेस इतना लेंदी हुआ करता था। तो सोचो कि HTML5 में कितनी चीज़ें आपकी स्क्रैप हो गई हैं, यानी कि बहुत मिनिमल लिखना पड़ता है आपको। तो इस तरह से बनती थी आपकी फाइल। XHTML एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड, यानी कि अगर बोल्ड से शुरू है तो बोल्ड पर ही एंड होगा। ये नहीं कि आपने बोल्ड बंद करके आई को क्लोज कर दिया, ये नहीं कर सकते थे आप। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं बोल्ड इटैलिक, और बोल्ड को बंद करके हमने इटैलिक को क्लोज कर दिया, तो ये एरर हो जाता था पहले। ठीक है, तो करेक्ट प्रोसेस क्या है, ये वाला। इसी तरह से XHTML एलिमेंट्स मस्ट बी ऑलवेज बी क्लोज्ड, यानी कि जैसे पैराग्राफ है तो इसको आप ओपन नहीं छोड़ सकते। HTML5 में खुला छोड़ दोगे चल जाएगा, XHTML में ये एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरा, XHTML एम्प्टी एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज, जैसे कि BR है तो ये ऐसे बंद होगा, HR है तो इस तरह से बंद होगा, इमेज है तो इस तरह से क्लोज करना है। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो ये सब एरर में काउंट होगा। HTML5 में हमें ये सब नहीं करना होता। ठीक है, और क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर पैराग्राफ को डिफाइन किया है, ठीक है, तो ये सही अप्रोच है। अगर आपने बॉडी अपर केस में लिख दिया या पैराग्राफ को अपने अपर केस में लिखा तो XHTML इसको एरर में काउंट करता था। इसी तरह से अगर आपने कोई लिंक डिफाइन किया है AHREF दिस टारगेट दिस, तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर आपने HREF को अपर केस, टारगेट को अपर केस में डिफाइन कर दिया, HTML5 में चलता है लेकिन XHTML इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, ये भी एरर है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि भाई HREF, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो डबल कोट में, यहाँ पर हमने डबल कोट में नहीं लिखा, तो ये भी एक एरर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या अगर HTML5 में काम करेंगे तो आप लिख सकते हो डिसेबल्ड ओनली इनपुट के फील्ड के अंदर, या जैसे लिखा चेक्ड। लेकिन अगर यही कोड XHTML में होगा तो आपको चेक्ड इक्वल टू चेक्ड, डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड लिखना होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन। तो HTML5 मिनिमाइजेशन को सपोर्ट करता है, XHTML नहीं करता था आपका। इसी तरह से वैलिडेट HTML विद द W3C वैलिडेटर, आप यहाँ पर जाके किसी भी वेबसाइट का कोड डाल के उसको वैलिडेट करके आ सकते हो कि भाई आपका जो पेज है वो वैलिडेट है या नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देता हूँ Amazon.com एग्जाम्पल के तौर पर, वैलिडेट दी पेज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको बता देगा भी कहाँ पर क्या क्या एरर्स अवेलेबल है। तो ऐसे आप अपना पेज का भी URL वगैरह पास करके चेक कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था, इसके अंदर क्या करना होता है, आप अपना खुद का कोड भी अपलोड करके जाके चेक कर सकते हो इसके अंदर, सिखाया था ना। अच्छा, तो पॉइंट यह था कि भाई ये चीज़ काम कैसे कर रही थी अभी यहाँ पर, कि जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा और उसने सर्च किया, तो हमने फॉर्म के अंदर अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, ये हमारा एक फॉर्म है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्शन में उस वेबसाइट का नेम जहाँ पर जाके हमारा डेटा चेक होगा। तो जैसे आप सबमिट करते हो डेटा कुछ सर्च में लिखने के बाद वो इस URL पे चला जाता है। ऐसे मैंने अभी गूगल के ऊपर सर्च करके आपको दिखाया था, वहाँ पर गूगल का URL अवेलेबल था एक्शन के अंदर। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा, समझ आएंगी चीज़ें। तो HTML का बेसिक कंप्लीट होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म के साथ। जो भी वेबसाइट बनाने के लिए फॉर्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना फॉर्म के आज की डेट में वेबसाइट कंप्लीट नहीं मानी जाती, क्योंकि साइन इन साइन अप करने जाओगे तो भी आपको फॉर्म चाहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, फीडबैक है, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, फॉर्म।
तो an HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing. सो फॉर्म एलिमेंट आपको इस तरह से फॉर्म एलिमेंट डिफाइन करना है, ओपन क्लोज, और उसके अंदर आपके टैग्स आ जाएंगे डिफरेंट. सो द HTML form element is used to create an HTML form for user input. The form element is a container for different types of input elements such as text field, checkboxes, radio buttons, submit buttons, etc. बात करेंगे input element. The HTML input element is the most used form element. An input element can be displayed in many ways depending on the type attribute. Here are some examples, जैसे कि input type text. तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे तो आपका एक टेक्स्ट फील्ड बनेगा जिसमें यूजर अपना नेम पास कर सकता है, अपना ईमेल पास कर सकता है, डिफरेंट पर्पस के लिए टेक्स्ट को यूज किया जा सकता है. सो डिस्प्लेज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड. रेडियो की अगर बात की जाए तो जैसे हम लोग कोई मेल फीमेल या फिर कोई हम लोग क्विज वगैरह के लिए बनाते हैं उस तरह से यूज कर सकते हैं. डिस्प्लेज अ रेडियो बटन फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ मेनी चॉइसेस. चेकबॉक्स displays a checkbox for selecting 0 or more of many choices. Input type submit display a submit button for submitting the form, and input type button displays a clickable button. तो वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड डिफाइन किया, फॉर्म टैग यहाँ पर अवेलेबल है, हमने यहाँ पर एक लेवल डिफाइन किया और उसमें हमने लिखा फर्स्ट नेम. इसी तरह से हमने इसका टाइप डिफाइन किया टेक्स्ट. इसी तरह से हमने एक दूसरा फील्ड बनाया लास्ट नेम और हमने उसमें इनपुट टाइप का डिफाइन किया टेक्स्ट. तो देखो इस तरह से फॉर्म फील्ड आपका बन के रेडी हो जाएगा. ठीक है, ये इसका आउटपुट आप देख सकते हो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. हमने सबमिट बटन नहीं डिफाइन किया हुआ है, अब सबमिट बटन डिफाइन कर देंगे तो इसके नीचे एक सबमिट का बटन भी अवेलेबल होगा. अब आप यहाँ देखिए कि लेवल लिखा हुआ है कुछ. ये लेवल एलिमेंट काम क्या करता है, ये एंड यूजर को बताता है कि किस फील्ड में क्या वैल्यू पास होगा. लेवल नहीं होगा तो मुझे कैसे पता होगा कहाँ पर क्या डेटा लिखना है. तो अगर लेवल नहीं होगा तो आपको यहाँ पर प्लेस होल्डर मिलेगा, फील्ड के अंदर ही लिखा होगा कि एंटर योर नेम या एंटर योर पासवर्ड या इस तरह से. सो नोट दैट द फॉर्म इटसेल्फ इज नॉट विजिबल. आल्सो नोट दैट द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ टेक्स्ट इनपुट फील्ड इज 20 कैरेक्टर्स. यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग कोई भी विड्थ यहाँ नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इस एरिया में जो विजिबल टेक्स्ट होगा वो 20 कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे. जैसे 21 22 होना स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड में हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. Label element. Notice that the use of label element in the example above जो हमने यहाँ define किया है. The label tag defines a label for many form elements. Label element is useful for screen reader users because the screen reader will read out loud the label when the user focuses on the input element. So एक तो हमारे लिए फायदा हो गया, दूसरा जो लोग नहीं देख सकते हैं जैसे वो कर्सर यहाँ रखेंगे तो बोलेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ठीक है, तो स्क्रीन रीडर रीड करेगा इस चीज को. Next, label element also helps user who have difficulty clicking on very small regions such as radio buttons and checkboxes, because when the user clicks the text within the label element, it toggles the radio buttons or checkbox. The for attribute of label tag should be equal to the ID attribute of the input element to bind them together. तो आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने क्या लिखा है, for fname. तो ID में हमने क्या पास किया है, fname. तो ये मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए. बात करेंगे रेडियो. इनपुट टाइप रेडियो के लिए डिफाइन होता है. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, रेडियो बटन लेट अ यूजर सेलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया इनपुट टाइप रेडियो. आईडी इज HTML, नेम इज फेवरेट लैंग्वेज, वैल्यू क्या है HTML. हमने यहाँ पर लेवल पे डिफाइन किया फॉर HTML. तो आईडी आप फॉर में देखेंगे मैच हो रहा है हमारा. इसी तरह से हमने दूसरा चॉइस बनाया जिसमें वैल्यू क्या है CSS. तो फॉर में आप देखेंगे CSS और आईडी में क्या लिखा हुआ है CSS. तो आउटपुट देखिए ब्राउजर में. अब मैं देखो लेवल को क्लिक कर रहा हूँ देखो, लेकिन मेरा बटन सेलेक्ट हो रहा है. तो मैं चाहूँ तो यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ, चाहो तो हम लेवल पर भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इसलिए लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ज़रूर से डिफाइन करें इसको आप. तो रेडियो बटन में सिंगल चॉइस होती है. इसी तरह से चेकबॉक्सेस में आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी नहीं सेलेक्ट करेंगे. आप इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट. कोई पर्सन हो सकता है जिसके पास तीनों में से कुछ भी ना हो, है ना. तो आप यहाँ से इस तरह से चेकबॉक्सेस का काम ले सकते हैं. इसी तरह से होता है सबमिट बटन. द इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर. फॉर्म हैंडलर क्या होता है, ये जो हमारा एक्शन होता है. द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ फाइल ऑन द सर्वर विद अ स्क्रिप्ट और फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा. द फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट. जैसे कि हम इस पेज का डेटा कहाँ लेके जा रहे हैं, गूगल के ऊपर.
तो जैसे आप यहाँ से कोई भी डेटा लिखकर अरीना एनिमेशन सबमिट करेंगे, वो डेटा कहाँ गया, ऊपर आप देखें क्वेरी में एफ नेम इक्वल टू अरीना एंड एल नेम इक्वल टू एनिमेशन। अब ये एफ नेम एल नेम क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमारे फील्ड का नेम है, तो डेटा आपका ऊपर आ गया इस तरह से क्वेरी के अंदर। सो फिर बात करेंगे दी नेम एट्रीब्यूट, जो हमारा यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट होता है इधर। तो नोटिस दैट ईच इनपुट फील्ड्स मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट टू बी सबमिटेड। If the name attribute is omitted, the value of input field will not be sent at all. तो यहाँ आप नोटिस करें नेम क्या है, एफ नेम, नेम क्या है, एल नेम, ठीक है। बट हमने इस वाले एग्जांपल में इस पार्ट को मिस किया, हमने यहाँ पर नेम को डिफाइन नहीं किया हुआ है, ओनली आईडी अवेलेबल है। अब जब आप यहाँ से कोई डेटा सबमिट करेंगे तो ऊपर देख रहे हैं गूगल का यूआरएल आपका ब्लैंक आ रहा है। तो नेम एट्रीब्यूट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप नेम नहीं डिफाइन करोगे बैकएंड में डेटा नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्शन एट्रीब्यूट, जो कि फॉर्म के अंदर आता है। एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंट टू अ फाइल ऑन द सर्वर व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। So in the example below, the form data is sent to https://google.com. This file contains a server-side script that handle the form data. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम का डेटा जब सबमिट होगा तो वो गूगल के यूआरएल पर रिडायरेक्ट होगा इस तरह से। So if the action attribute is omitted, the action is set to the current page, यानी कि फिर आपका करंट पेज पर ही रिफ्रेश हो जाएगा फॉर्म। बात करेंगे दी टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पांस दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ब्लैंक। द रिस्पांस इज डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो और टैब। सेल्फ, द रिस्पांस इज डिस्प्लेड इन द करंट विंडो। पेरेंट, द रिस्पांस इज डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम। टॉप, द रिस्पांस इज डिस्प्लेड इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। एंड फ्रेम नेम, द रिस्पांस इज डिस्प्लेड इन अ नेम्ड आई फ्रेम। तो अब इसमें से क्या क्या डिसकंटिन्यू हो चुका है, पेरेंट और टॉप अब काम में नहीं आता है। अब ये क्या है, फ्रेम नेम, मैंने आपको याद होगा मैप और वीडियो इंटीग्रेट करना सिखाया था, उसमें मैंने पढ़ा था आई फ्रेम, है ना। तो आई फ्रेम का हमने नेम डिफाइन किया था और जब हमने क्लिक किया था एक वेबसाइट ओपन हुई थी उसके अंदर, ठीक है। तो आप फ्रेम का नेम, बाकी सेल्फ तो डिफॉल्ट ही रहता है, ब्लैंक भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो इस एग्जांपल में क्या होता है, जब लोग सबमिट करते हैं तो सेम पेज में ओपन हो रहा है, तो ये हुआ सेल्फ। हम चाहते हैं कि अलग पेज पर खुले, तो आप ऊपर टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप नए एग्जांपल में देखने वाले हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, टारगेट। अब क्या होगा कि जब आपका डेटा सबमिट होगा गूगल में तो एक नए टैब में जाएगा, पहले वाला टैब आपका एज इट इज रहेगा, समझ आया। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर एक गूगल सर्च का एग्जाम्पल बनाया कि आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डालिए और वो गूगल पर जब आप सर्च करोगे तो डेटा आपका गूगल सर्च में डिस्प्ले होगा। तो ये कैसे पॉसिबल किया हमने, इसको जरा समझते हैं। तो एक बार जरा कोड पर नजर डालते हैं, यहाँ पर आएंगे। गूगल सर्च एग्जाम्पल, कंट्रोल F, ये देखिए। तो आप यहाँ नोटिस करें फॉर्म एक्शन में क्या लिखा है, https://www.google.com, और हमने आगे क्या लिखा, सर्च क्वेश्चन मार्क। चलो जरा इसको समझते हैं ध्यान से। जब भी आप गूगल की वेबसाइट पर आते हैं तो आपका यूआरएल कुछ इस तरह से होता है ना। अब आप यहाँ पर कोई क्वेरी पुट कीजिए, जैसे कि अरीना एनिमेशन। नोटिस करेंगे यूआरएल में क्या चेंजेस आता है। तो आपने यहाँ नोटिस किया, यहाँ लिखा है /search question mark, ठीक है। तो अगर आप गूगल पर कोई ऐसा एग्जाम्पल बना रहे हैं कि यूज़र कुछ पुट करेगा गूगल में सर्च हो जाए, तो आपको इतना यूआरएल पास करना पड़ेगा। इसके बाद क्या लिखा है, क्यू इक्वल टू, क्यू बोले तो क्वेरी, हमारी क्वेरी क्या है, तो ये क्यू जो है वो फील्ड का नेम है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो हमने यहाँ पर फील्ड का नेम क्या रखा, क्यू। अब जब भी आप फॉर्म के अंदर कुछ सर्च करोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू, और कहाँ जाएगा, इस यूआरएल के ऊपर। तो इस वजह से मेरा जो एग्जाम्पल है वर्क करता है, ठीक है। ऐसे यूट्यूब, तो यूट्यूब चला लो, लेकिन नोटिस करेंगे यहाँ पर ध्यान से, यूआरएल को देखिए क्या लिखा हमने, रिजल्ट तक डिफाइन किया, फील्ड का नेम क्या रखा हमने, सर्च क्वेरी। तो ऐसे आप अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेटेड सर्च लगा सकते हो कि यूट्यूब पे सर्च होगा डेटा या गूगल पर सर्च होगा डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे द मेथड एट्रीब्यूट। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड
to be used when submitting the form data. The form data can be sent as URL variable with method get or as HTTP post transaction method post. The default HTTP method when submitting form data is get, क्योंकि हमने अभी तक अगर नोटिस किया ऊपर तो हमने कहीं भी मेथड डिफाइन नहीं किया हुआ, बट अब इस एग्जांपल में हम लोग मेथड डिफाइन कर रहे हैं। अगर गेट होगा तो आपका डेटा यूआरएल में गेट हो जाएगा, अगर पोस्ट होगा तो वही हो सकता है जिस यूआरएल पर आपका राइट होगा। अब गूगल के यूआरएल पर आपका कोई एक्सेस नहीं है तो आप डेटा गेट करा सकते हो लेकिन पोस्ट नहीं करा सकते हो। तो गेट का एग्जांपल देखेंगे, हमने यहाँ से सबमिट किया तो डेटा देखो यूआरएल में गेट हो रहा है, गेट हुआ डेटा। लेकिन अगर मैं पोस्ट एग्जांपल के साथ जाता हूँ, अब आप नोटिस करेंगे गूगल में एक एरर आएगा, क्या लिखा रहा है 405 दैट्स एन एरर। तो देखो मेथड बाय डिफॉल्ट रहता है गेट, गेट और पोस्ट दोनों में से क्या यूज करना चाहिए। अगर आप कोई डेटा गेट करना चाह रहे हो तब चलाते हैं गेट का, और अगर आप कोई डेटा सबमिट करना चाह रहे हो तब हम लोग यूज करते हैं पोस्ट का। अब गेट क्यों नहीं यूज करना चाहिए, देखो गेट के साथ एक ना सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फॉर्म बनाया, उसमें यूजर नेम है, उसमें पासवर्ड है, ठीक है, तो गेट होने से क्या होगा, आपका पासवर्ड भी एड्रेस बार में रिवील हो जाएगा, ठीक है। और अगर पोस्ट होगा तो आपका डेटा यहाँ दिखेगा ही नहीं कि आपने क्या डेटा सबमिट किया है, तो पोस्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब यहाँ से जो आगे का पार्ट होता है पोस्ट वाला, उसके लिए बैकएंड आना जरूरी है, चाहे वो PHP हो या रिएक्ट हो या एंगुलर हो, तभी आप काम कर पाओगे Node.js वगैरह के अंदर। तो आप ओनली डिजाइनर लेवल पर पोस्ट को यूज नहीं कर सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस समझेंगे। नोट्स ऑन गेट, तो गेट का अगर आप यूज करेंगे तो अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द यूआरएल इन नेम्स एंड वैल्यू पेयर। तो जैसे कि हमने इस एग्जांपल में यहाँ नोटिस किया, जब आपने यहाँ पर डेटा सबमिट किया तो फील्ड का नेम और फील्ड की वैल्यू दोनों हमें दिखाई देगा था ना। नोटिस करें यहाँ पर क्या लिखा रहा है, एफ नेम इक्वल टू अरीना एंड लास्ट नेम इक्वल टू, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया, अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द यूआरएल इन नेम और वैल्यू पेयर। नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा, द सबमिटेड डेट फॉर्म डेटा इज विजिबल इन द यूआरएल। वो आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो आपका पासवर्ड हो सकता है, और आपके बाद में कल को कोई इस कंप्यूटर को चलाएगा तो हिस्ट्री में आपका पासवर्ड लिखा हुआ रहा होगा कि आपने क्या सबमिट किया था। द लेंथ ऑफ यूआरएल इज लिमिटेड। गेट के थ्रू अगर हम कोई डेटा भेज रहे हैं तो आप 2048 कैरेक्टर ही भेज पाएंगे, 2048 कैरेक्टर्स की लिमिट है। यूजफुल कहाँ पर है, यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर अ यूजर वांट्स टू बुकमार्क द रिजल्ट। तो अगर मान लीजिए कि मैंने फ्लिपकार्ट पर आता हूँ, मैंने यहाँ से कुछ गेट किया डेटा, जैसे कि एक टी शर्ट। अब जब आप इसको बुकमार्क करने जाओगे तो ये देखना पूरा का पूरा एज इट इज सेव होगा, ठीक है। इसका नेम आ गया, क्योंकि टाइटल बार में जब भी जो भी पेज का टाइटल होता है वो बुकमार्क पे लिखा हुआ आता है। आप इसको डन कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद जब भी आप बुकमार्क में जाएंगे अपने, तो आपने जो बुकमार्क किया हुआ है, ठीक है, तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, यूआरएल आ रहा है पूरा लिखा हुआ, उसके अंदर आईडी वाईडी सब लिखी आ रही है, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी वगैरह ना, लिस्टेड आईडी इक्वल टू, तो ये पूरा यूआरएल एज इट इज बन गया देखो। तो यूआरएल बुकमार्क हो सकता है, तो इसलिए पोस्ट का यूज करें ना कि गेट का। तो यहाँ तो सिर्फ प्रोडक्ट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। बट पेमेंट वगैरह अगर आप कर रहे हो तो आपके सॉल्ट की वगैरह जो आपकी सीक्रेट की होती है वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो कोई सेव कर ले उसको। गेट इज गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग्स इन गूगल। तो जैसे मैंने यूट्यूब में क्वेरी करके दिखाया, आपने लिखा हार्ट ऑफ स्टोन, तो वो डेटा सर्च हो गया, क्वेरी हो गया ना। या गूगल पे हमने क्वेरी किया अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, तो क्वेरी करने के लिए गेट इज गुड, अदरवाइज सबमिशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो सबमिशन वहां पर कराएं जहां पर आपका नॉन सिक्योर डेटा है, उस केस में। बात करेंगे पोस्ट की, अपेंड्स द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, द सबमिटेड फॉर्म डेटा इज नॉट शोन इन द URL। पोस्ट हैज नो साइज लिमिटेशन एंड कैन बी used to send large amount of data. Form submission with post cannot be bookmark. आपने क्या सबमिट किया, आपके कोड को पता होगा, ब्राउजर को भी नहीं पता होगा, ठीक है। Always use post if the form data contains sensitive or personal information। जैसे कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रोफाइल बना रहा है तो वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाहूँगा बीइंग अ साइट ओनर, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पोस्ट। नेक्स्ट है दी ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट।
The autocomplete attribute specifies whether a form should have autocomplete on or off. By default on होता है autocomplete. When autocomplete is on, the browser automatically complete values based on values that the user has entered before. आपने नोटिस किया होगा अपने कंप्यूटर के अंदर जब आप एड्रेस में आते हो तो एड्रेस अगर आपने पहले कोई फिल किया होगा अपने आप आ जाता है, नेम में जाता है नेम अपने आप आ जाता है। नोटिस किया ऐसा अपने कंप्यूटर पे जब कोई फॉर्म फिल करते हो तो क्या होता है वहाँ पर ऑटो कम्प्लीशन आपका ऑन रहता है हर वक्त। तो ये हमने यहाँ पर पर्पजली ऑन किया है। तो क्या होगा जैसे एफ नेम में जाऊँगा तो यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या एफ नेम में आज तक फिल किया है, ये ईमेल मैंने आज तक क्या क्या ईमेल फिल किए, तो ये जो मुझे लिस्ट दिख रहा है दिस इज अ ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ऑफ कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट is a boolean attribute. When present, it specifies that the form data input should not be validated when submitted. तो हमने पूरे फॉर्म को क्या बोल दिया, नो वैलिडेटेड। ठीक है, तो अब आप इसमें जो भी यहाँ पर डेटा लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ABC और मैं इसको ट्राई करता हूँ यहाँ पर सबमिट करने का, तो देखो ईमेल ABC सबमिट हो गया। अगर वैलिडेट लिखा होता है तो वो करेक्ट लेके आगे जाता है, ना कि रॉन्ग डेटा लेके आगे जाता है, कि ABC को ईमेल आईडी थोड़ी ना होती है, वही प्रॉपर होगा ना ABC@gmail, हॉटमेल, याहू, दुनिया जान के आपके ईमेल नेम सर्वर होते हैं। बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। द फॉर्म एलिमेंट्स कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट, जैसे कि इनपुट हमने देख लिया ऑलरेडी, लेवल हमने देखा, सेलेक्ट अभी हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, टेक्स्ट एरिया होता है, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन एंड ऑप्शन ग्रुप। इनपुट से शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट्स इज द इनपुट एलिमेंट। द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। सो हमने यहाँ लेवल डिफाइन किया है, फॉर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, जो भी आप फॉर में लिखेंगे वो आईडी में मैच होना चाहिए। नेम का रोल आपने देखा कि अगर नेम मेंशन होगा तभी आपका डेटा सबमिट होगा कि किस फील्ड के अगेंस्ट क्या डेटा सबमिट हो रहा है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सबमिट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कुछ लिखते हैं और सबमिट का बटन दबाते हैं तो इस तरह से आपको नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू सबमिट होगी वो आपको रिसीव होगी। लेवल एलिमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपका मैच होना चाहिए प्रॉपर, और इसके बारे में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमने कहीं पर कोई रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस बनाया तो आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बटन आपका टॉगल हो जाएगा। सेलेक्ट की बात करेंगे तो कई बार क्या होता है, इस तरह की आपने लिस्ट देखी होंगी, ड्रॉप डाउन जो खुलते हैं, है ना, जैसे सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट सिटी। ठीक है, उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबमिट करेंगे तो देखो कार्स के अगेंस्ट हमने क्या सबमिट किया है, वॉल्वो को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कार्स क्या रखा है, सेलेक्ट का नेम। ऑप्शन में हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पर जो यूज़र को डिस्प्ले होगा और जो मुझे सबमिट होने पर रिसीव होगा। तो इस तरह से वॉल्वो के अगेंस्ट वॉल्वो, साफ के अगेंस्ट साफ, फिएट के अगेंस्ट फिएट, ऑडी के अगेंस्ट ऑडी। तो यूज़र जो वैल्यू चूज़ करेगा वो मुझे मिल जाएगा। जैसे मैंने ऑडी चूज़ किया यहाँ से, तो आप यहाँ देख सकते हैं यूज़र ने क्या चूज़ किया है, ऑडी की वैल्यू को चूज़ किया है। इसी तरह से the option element defines an option that can be selected by default. The first item in the drop down list is selected. To define a pre-selected option, add the selected attribute to the option, यानी कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या सेलेक्ट आ रहा है, फिएट, क्योंकि हमने क्या मेंशन कर दिया वहाँ पर, सेलेक्टेड फिएट के आगे। अब अगर यही होता है XHTML तो आपको लिखना पड़ता है सेलेक्टेड इक्वल टू इन्वर्टेड कोड सेलेक्टेड। ये है HTML5 क्योंकि यहाँ पर मिनिमाइजेशन चलता है। लेकिन अगर कभी 4 वाला आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पर आप ध्यान रखना सेलेक्टेड इक्वल टू सेलेक्टेड होगा उस जगह पर। विजिबल वैल्यू की बात करेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में जैसे 4 आइटम है, हम चाहते हैं 3 आइटम हमें बाय डिफॉल्ट दिखाई दे, तो आप क्या लिखेंगे, साइज इक्वल टू 3। तो आपकी चॉइस है आपने कितने दिखा रहे डिफॉल्ट, तो इस तरह से लिस्ट आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट, अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखेंगे वॉल्वो या साब या फिएट, मैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि कार की जगह ना होकर यहाँ पर होता है सेलेक्ट योर स्किल सेट। आपको फोटोशॉप भी आता है, इलस्ट्रेटर भी आता है ना, तो उस कंडीशन में आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर पाए तो उसके लिए आपको एक और वैल्यू पास करना होगा, वो क्या रहेगा, मल्टीपल। अगेन HTML5 है तो मल्टीपल से काम चल रहा है, XHTML में मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि मैं कंट्रोल बटन को होल्ड करके मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, जनरली इसका हम लोग यूज़ करते हैं कमेंटिंग वगैरह के लिए, तो आप यहाँ से मल्टीलाइन टेक्स्ट इसमें लिख सकते हो। तो द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टीलाइन इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया। तो
तो जैसे कि आप देखेंगे रोज हमने क्या लिखा है 10, कॉलम्स क्या लिखा है 30। तो रोज 10 का मतलब 10 लाइन्स आप लिख सकते हो इस पैराग्राफ के अंदर। जैसे 11th लाइन होगी स्क्रॉलिंग आ जाएगी। और विड्थ कितनी रहेगी फॉर्म फील्ड की 30। तो ये आउटपुट में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आप लिखते जाइए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। जैसे 11th हुआ स्क्रॉलिंग आ गई। तो जब भी आप टेक्स्ट एरिया बनाएंगे तो HTML5 आपको इस तरह का एक फीचर देता है स्केलिंग करने के लिए। अब ये क्यों दिया जाता है? मान लो कि आपने किसी एक ऐसी वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट किया जहाँ पर कोई पर्सन अपना बहुत बड़ा एप्लीकेशन लिख के आ रहा है। अब इतने में एप्लीकेशन तो आएगी नहीं, हमें पता है। तो क्या होगा कि यूज़र पूरा लिखने का तो उसको बड़ा करके देख पाए, इसलिए ऑटो फीचर दिया जाता है रिसाइज का इसके अंदर। जैसे आप सबमिट करोगे ये फिर से अपने ओरिजिनल साइज में रिटर्न आ जाएगा, है ना। तो इसको भी हम लोग CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट एरिया। द कॉलम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ ऑफ टेक्स्ट एरिया। सो दिस इज हाउ द HTML कोड above will be displayed in a web browser। तो मैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था रन एग्जांपल करके। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो डिफाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया बाय यूजिंग CSS। यानी कि आप लिख सकते हैं स्टाइल में विड्थ इक्वल टू एंड हाइट इक्वल टू। तो ये भी एक्सेप्टेबल है, तो इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे अपने बटन की। तो बटन एलिमेंट डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन। तो बटन के ऊपर कोई लिंकिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। बटन के ऊपर आपको कोई जावास्क्रिप्ट ट्रिगर करना है तो उस तरह का काम आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा बटन टाइप है बटन, ऑन क्लिक पर क्या होगा अलर्ट हेलो स्टूडेंट्स। तो एक जावास्क्रिप्ट का अलर्ट निकल के आएगा इस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ दिखाता हूँ abstract.asia। इसमें हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पर एक सिक्योरिटी लगाई कि अगर कोई विजिटर इसके अंदर आता है और वो राइट क्लिक करने की कोशिश करता है तो क्या आता है, तो हमने राइट क्लिक बंद कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कैसे आया, अलर्ट के थ्रू जो हमने यहाँ पर लगा रखा है ऐसे, ठीक है। लेकिन उसको कैसे पता राइट क्लिक प्रेस हुआ है, तो हमने वहाँ पर बटन, क्योंकि बटन जो होते हैं इनका भी अपना कोड होता है। मिडिल बटन का कोड अलग होता है, लेफ्ट बटन का अलग होता है, राइट बटन का अलग होता है, स्क्रॉल का अलग होता है। तो हमने उस कोड को चेक कराया है कि अगर राइट क्लिक की जो वैल्यू अगर ट्रू होती है तो उस कंडीशन में उसको ट्रिगर कराओ राइट क्लिक इज डिसेबल्ड। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोड में जाऊँगा, जावास्क्रिप्ट क्या होती है क्लाइंट साइड होती है, तो मैं यहाँ पर जाके सर्च कर सकता हूँ राइट क्लिक डिसेबल्ड लिखा आ रहा है यहाँ पर। तो ये राइट क्लिक को बंद करने का कोड है। तो बटन जो होता है 2, यानी कि लेफ्ट बटन का वैल्यू होता है 1, राइट बटन का वैल्यू क्या होता है 2। तो अगर बटन की वैल्यू 2 है तो यहाँ से एक अलर्ट फायर करो जो कि स्टेटस वेरिएबल में क्या लिखा है, तो स्टेटस पे देख रहे हो मैच हो रहा है। तो जैसे आप राइट क्लिक चलाते तुरंत पकड़ लेता है आपको, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से कुछ भी हो सकता है। चलो, always specifies the type attribute for button element. Different browsers may use different default types for the button element। तो जैसे कि अगर आप क्रोम चला रहे हैं, अगर आप टाइप नहीं लिखोगे तो भी आपका काम करेगा बढ़िया से, बट रिस्क क्यों लेना, कल को मुझे नहीं पता ना, मेरा एंड यूजर हो सकता है ओपेरा चला रहा हो, सफारी चला रहा हो या कोई डिफरेंट ब्राउजर में। तो आप पांचों ब्राउजर के लिए पहले से काम करके चलो, ठीक है। तो इससे एरर के चांसेस नहीं रहेंगे आपके। नेक्स्ट आता है फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट। Field set element is used to group related data in a form, and legend element defines a caption for the field set element। तो जैसे कि हम चाहते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक फील्ड सेट अवेलेबल हो, ये क्या करेगा फॉर्म के अराउंड बॉर्डर क्रिएट करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो हमने लिखा पर्सनली लिया, तो यहाँ पर आप देखो चारों तरफ क्या करा उसने बॉर्डर बना दिया। अब इसके अंदर हमने लेजेंड डिफाइन किया, ये जो लिखा हुआ है आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे तो ये लेजेंड में मेंशन है, ठीक है। तो बॉर्डर को उसने कट किया और उसके बीच में इस पार्ट को इंजेक्ट कर दिया। तो जैसे अगर आपने नोटिस किया हो जीमेल पे जब आप आते हो लॉगिन करने के लिए, अब आप यहाँ देख रहे हो ये लिखा रहा है ईमेल और फोन, तो ये उसी से बना हुआ है। हमें लग रहा है कि ये फॉर्म फील्ड है, बट नहीं है। फॉर्म फील्ड जहाँ कर्सर से उतना ही है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको फॉर्म फील्ड अपना अलग से पता चल जाएगा। दिखाई दे रहा है जो आपका ब्लू वाला है वही है फॉर्म फील्ड। जो बॉर्डर वाला एरिया है वो आपका लेजेंड एंड आपका फील्ड सेट वाला एरिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डेटा लिस्ट एलिमेंट। डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस
फॉर एन इनपुट फील्ड। तो जैसे कि भी हमने यहाँ पर अपना एक बनाया इनपुट लिस्ट सेंटर्स, डेटा लिस्ट में आपका लिस्ट और आईडी मैच होना चाहिए। इस बार हमने क्या करा, ऑप्शन में वैल्यू पहले से लिख के दिए हुए। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट है, आप डायरेक्ट भी चूज कर सकते हो। अब देखो डेटा फिल्टर होना स्टार्ट होगा, जैसे मैं लिखूंगा अरीना एनिमेशन, तो अरीना एनिमेशन तक सभी में कॉमन है, लेकिन जैसे मैंने एस लिखा फिल्टर हो गया डेटा, ये डेटा लिस्ट होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इस तरह से लिखेंगे इनपुट लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू जो आप ध्यान लिखेंगे ध्यान रखिएगा आईडी में मैच कराना है। उसके बाद ऑप्शन डेटा लिस्ट के अंदर आप डिफाइन करते जाइए, जैसे जैसे यूजर टाइप करता है डेटा फिल्टर होते जाएगा इसके अंदर। तो हमारे जितने भी सेंटर हैं सभी का नेम यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है, आउटपुट एलिमेंट। द आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म बाय अ स्क्रिप्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ किया इसके अंदर, आप यहाँ देखेंगे ऑन इनपुट पर हमने क्या लिखा है, एक्स डॉट वैल्यू पार्स इंटीजर ए डॉट वैल्यू प्लस पार्स इंटीजर बी डॉट वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट है ये। अब आप यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, यहाँ पर 0 से 100 के बीच में यूज़र जो है वो इंक्रीज कर सकता है इसको। तो जैसे आप इंक्रीज करोगे तो देखो आपका टोटल उधर चेंज हो रहा है, तो 50 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट रखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर कम करूँगा तो रिजल्ट कितना आ रहा है 50। जैसे आप इधर से डेटा बढ़ाओगे तो इधर की वैल्यू जो भी इंक्रीज हो रही है वो प्लस यहाँ से 50 लेके उसको टोटल करते जा रहा है। तो हमने क्या कर रखा है इसके अंदर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इनपुट टाइप क्या चूज़ किया हमने, रेंज, आईडी क्या है ए, नेम क्या है ए, वैल्यू डिफॉल्ट क्या है 50। इसी तरह से इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू हमने डिफॉल्ट कितना रखा है 50, यानी कि बाय डिफॉल्ट 100 है वैल्यू। बट कब आएगी, जब यूजर इनपुट करेगा। हमने क्या लिखा, ऑन इनपुट, जैसी स्लाइड इंक्रीज डिक्रीज होगी तुरंत आपका टोटल हो जाएगा उस वैल्यू का। तो आउटपुट में हमने क्या करा, एक्स जो हमारा वेरिएबल है हमने नेम रखा फील्ड का, उसमें ए और बी को पास किया और यहाँ से हमारा इनपुट टाइप सबमिट बटन अपना वर्क कर रहा है। तो ऑन इनपुट पर क्या हो रहा है, जो हमारा एक्स हमने फील्ड अपना बनाया है उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से मैनिपुलेट करा रहे हैं कि ए की जो भी वैल्यू है प्लस बी की जो भी वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर पार्स इंटीजर क्यों लिखा, देखो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट है। पार्स इंटीजर का मतलब होता है कि जब भी आप कोई वैल्यू यहाँ पर लिखते हो वो टेक्स्ट होती है, चाहे भले से नंबर ही क्यों ना हो 50, बट HTML जब इसको सबमिट करता है डेटा को तो वो टेक्स्ट में जाता है। तो टेक्स्ट को कभी भी आप टोटल नहीं कर सकते हो, तो टोटल करने के लिए मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में हमने पार्स इंटीजर पार्स फ्लोट सब पढ़ा हुआ है, अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो वही मैथ यहाँ पर चल रही है आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये क्या करता है, डेटा को चेंज कर रहा है इंटीजर के अंदर, INT मतलब इंटीजर यानी कि नंबर में बदल रहा है उस डेटा को। नेक्स्ट, अब आप देखोगे इनपुट टाइप की प्रॉपर डिटेल्ड लिस्ट। इतने सारे नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स होते हैं हमारे। तो जैसे आप देखो बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, URL एंड वीक। HTML5 में बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, HTML4 में बड़ा चैलेंजिंग होता था किसी का डेट ऑफ बर्थ लेना। तो या तो आप jQuery लगा के बहुत बड़ा कोड लिखो और उसमें कैलेंडर दो बना के यूज़र को। HTML5 ने इस चीज़ को इतना आसान कर दिया, उन्होंने बोला सिर्फ लिख दो इनपुट टाइप डेट कैलेंडर बन जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर। तो आज का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाएंगे इनपुट टाइप्स। और कोशिश करो टाइम से आने का, 9:05 हो जाए तो उसके बाद मत आना, 9:05 से पहले जल्दी निकलो, जो मर्जी करो।